नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से +2 की जो फिज़िक्स है उसे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। अपने चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और लगभग अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट क्लास के अंदर अपने जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग थे उन अनुप्रयोगों को अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने जो टॉपिक बचे हुए हैं उनमें से एक टॉपिक लास्ट क्लास में अपने पढ़ रहे थे, वो टॉपिक था अपना आवेशित चालक की सतह पर बल। आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल तथा दाब, पूरा नाम है इसका, विद्युत बल तथा विद्युत दाब। एक बात का ध्यान रखना कि चैप्टर जब लंबा जाता है आपका, जैसे इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर की शुरुआत फ्लक्स के साथ में होती है, फिर अपने गाउस का नियम आ जाता है, उसके बाद उससे पहले आपके फ्लक्स के बाद में आवेश वितरण आ जाता है, सतत आवेश वितरण, फिर वो रिंग वाला टॉपिक आ जाता है वलय का, और फिर आप लोगों ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने शुरू कर दिए, गाउस के नियम को व्युत्पन्न किया, और उसके बाद में आपके ये लास्ट के 3 टॉपिक आते हैं। एक तो ये बल और दाब का आता है, एक एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का आता है, और एक आता है साबुन के बुलबुले के संतुलन का। तो ध्यान रखना, चैप्टर के लास्ट में जब पहुँचते हो तो लास्ट के टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, आप लोग शुरुआत का पढ़ करके छोड़ दोगे तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो देखो लास्ट टॉपिक के अंदर अपने क्या पढ़ रहे थे, कुछ इस प्रकार से अपने एक आवेशित चालक ले रखा था कैपिटल R त्रिज्या का, और एक अंदर पॉइंट ले रखा था, एक बाहर की ओर पॉइंट ले रखा था। बाकी बातें लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं, तो उससे आगे का पढ़ा रहा हूँ आपको। इस तरीके से आवेश दे रखा था, ठीक है। तो ये ए और बी, और यहाँ ये आ जाता है सी। ठीक है, ए बी और सी 3 पॉइंट आपके सामने बने हुए हैं। सबसे पहले बल और दाब के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग किसी चालक को क्या करते हो, आवेश देते हो, तो वो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। और उसके ऊपर जब आप लोग कोई अल्पांश लेते हो तो उस अल्पांश को छोड़ने के बाद में पीछे जो पार्ट बचता है, वो बचे हुए पार्ट, यानी बचे हुए पार्ट पर जितने सारे अल्पांश हैं वो सभी मिलकर के जिस अल्पांश को आप लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है उस अल्पांश पर क्या करते हैं, बल और दाब जो है वो आरोपित करते हैं। जैसे यहाँ की अगर बात की जाए तो ए और बी पर ये जो पीछे पार्ट बचा हुआ है ए सी बी, जिसका नाम लिख रखा है, देखो ये ए और बी है। अब जो पीछे पार्ट इसका बच गया ना, वो भी ए और बी है। सी पॉइंट इसलिए लिखा है कि आपको ये पता चल जाए कि अपने इसकी नहीं, जो लास्ट में बचा है उसकी बात अपने कर रहे हैं। तो अल्पांश तो सिर्फ ए बी, और बाकी जो नीचे पार्ट बच गया है वो भी क्या है, ए बी है। पर बीच का पॉइंट इसलिए लिख दिया कि आपको पता चल जाए ए सी बी पीछे पार्ट बचा हुआ है उसकी बात की जा रही है। तो ए बी पर ये जो पीछे पार्ट बच गया ये क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। इसी बल को अपने विद्युत बल बोलेंगे, और ये जो दाब लगाएगा इसी को अपने विद्युत दाब बोलेंगे। तो आपको पता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र आएगा ये E1 आएगा, दूसरा विद्युत क्षेत्र E2 आएगा, और इस तरफ E1 आएगा और इस तरफ E2 आएगा। ऐसा क्यों होता है, लास्ट वीडियो के अंदर अपने इसकी बात की थी, फिर से बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि धनावेश से हमेशा दिशा किस ओर होती है, बाहर की ओर होती है और दूर होती है। तो धनावेश से दिशा बाहर की ओर, जैसे इस अल्पांश की बात की जाए, धनावेश है, इससे दिशा बाहर की ओर, परंतु किस ओर, जिस ओर आपका परीक्षण आवेश रखा है या जहाँ आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, किस पर ज्ञात करनी है, पॉइंट P पर, तो इससे दिशा P की ओर। और उसके बाद में ये जो पीछे पार्ट बचा है ये भी तो धनावेश है, इसकी वजह से बाहर की ओर, और किस ओर, जिधर पॉइंट आपका ये है तो E2। इधर देखो, इसकी वजह से दिशा बाहर की ओर, किस ओर, जिस ओर आपका आवेश Q है, इसकी वजह से दिशा बाहर की ओर, किस ओर, जिस ओर आपका बिंदु Q है। ठीक है, अब देखो, अब अपने पॉइंट P की बात करें तो 2 विद्युत क्षेत्र है, एक E1 है और एक E2 है। 2 विद्युत क्षेत्र है, एक E1 है और एक E2 है। देखो ये E1 प्लस E2 है, किस पर है, ये E1 प्लस E2 किस पर है, पॉइंट P पर है। और 2 विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है, E1 माइनस E2। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, और ये किसके, 0 के। ऐसा क्यों है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, KQ अपॉन R² होता है, या सिग्मा की बात की जाए तो सिग्मा को
Q अपॉन A लिख सकते हो, A इक्वल 4πr², क्योंकि गुणा है आपके पास में 4πr² आपने लिखा, 4πε0 को ऊपर 1 अपॉन K, 4πε0 को K लिख करके KQ अपॉन r² बना सकते हो। देखो मैंने ये बताया आपको, यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा अपॉन ε0, ये होता है किसी चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पॉइंट बाहर की ओर हो तो। ऐसा तो आपने नहीं पढ़ा था, तो देखो आपने पढ़ा हुआ क्या है, आपका सिग्मा ज़रूर पढ़ा हुआ है, क्या होता है Q अपॉन A, और A की बात करें तो A क्या होता है 4πr² ε0, इसे साथ लिखो तो Q अपॉन 4πε0 और r² या KQ अपॉन r², ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सीधा क्या लिखा है आपने, सिग्मा अपॉन ε0। ये अगर समझ में आया तो हटाऊँ इसे। यहाँ 0 क्यों लिखा है, क्योंकि जो चालक होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, और यही काम अपने यहाँ पर कर रखा है। यहाँ से आप लोग ये लिख सकते हो, अगर मैं इसे 1 मानूँ तो E1 बराबर E2 आप लोग लिख सकते हो, और 2 से मान अगर 1 में रख दो, 2 से मान अगर 1 में रख दो, यानी E1 की जगह क्या लिख दो, E2, तो ये क्या बनेगा E2 प्लस E2, किसके इक्वल, सिग्मा अपॉन ε0 के। 2E2 इक्वल सिग्मा अपॉन ε0 के, E2 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 ε0 के, और समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो E2 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 ε0, ये आपके पास में क्या आ जाती है, समीकरण 3 आ जाती है। अब देखो आपको क्या करना है, इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र E2 का मान आपको ज्ञात करना था, न कि E1 का। ये जरूर ध्यान रखना कि आप लोग इस अल्पांश पर बाकी के बचे हुए पार्ट की वजह से बल देख रहे हो, इसलिए आपने किसका मान ज्ञात कर लिया, E2 का। बल का सूत्र आप लोग सभी जानते हो, मैंने आपको बताया था F इक्वल QE, या चलो बात करते हैं इसकी। E इक्वल आपने पढ़ा था F अपॉन Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको याद हो तो इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला इसका व्युत्पन्न करवाया था, ऐसा हम लोगों ने लिखा था इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है E इक्वल F अपॉन Q, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ से F का अगर मान देखा जाए तो F इक्वल QE होता है, तो इस मान को अपने क्या करने वाले हैं, अब काम में लेने वाले हैं, ठीक है। देखो F इक्वल QE, अब आपके पास में तो अल्पांश है, तो DF इक्वल DQ, क्योंकि कंप्लीट आवेश नहीं है, सिर्फ अल्पांश की बात कर रहे हैं। DF इक्वल E2 और DQ। अब देखो DF इक्वल E2 की जगह सिग्मा अपॉन 2 ε0 और ये DQ, कितना समझ में आया। DQ को देखो सिग्मा इक्वल अभी मैंने बताया था Q अपॉन A होता है, क्या होता है, Q अपॉन A होता है, और अगर अल्पांश हो तो DQ अपॉन DA होता है। तो यहाँ से DQ इक्वल सिग्मा DA होता है, और ये मान यहाँ पर अगर आप लोग रखो तो ये क्या बनता है, ये बनता है DF इक्वल सिग्मा अपॉन 2 ε0, और ये सिग्मा अपॉन DA, और ये क्या बना, ये बना DF इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ε0 और DA, ठीक है। ये किसका मान है, DF का। अगर यहाँ से F का मान शायद आगे लिख देता हूँ फिर, चलो F का मान अगर आपको ज्ञात करना हो तो यहाँ आप लोग क्या करोगे, इसका समाकलन करोगे, ठीक है। लास्ट की लाइन आगे लिख रहा हूँ, इसका समाकलन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये मिलेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ε0 और DA। बंद पृष्ठ के लिए कर देना, तो ये आपके पास में क्या आ जाता है, बल का मान आ जाता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसका मान ज्ञात करना हो, दाब का मान ज्ञात करना हो, देखो पूरा टॉपिक पढ़ना है आपको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दाब। अगर दाब का भी आप लोगों को मान ज्ञात करना हो तो दाब के लिए, दाब का सूत्र क्या होता है, ये एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। P इक्वल F अपॉन A क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो यहाँ से आपको P का मान ज्ञात करना है, तो P के मान के लिए आप लोग इस समीकरण को देखो, इस समीकरण को, इस समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो P इक्वल क्या आना चाहिए, आना चाहिए था F अपॉन A, पर अल्पांश है इसलिए क्या लिख दोगे, DF अपॉन DA। जैसे आप लोगों ने यहाँ लिख रखा है उसी प्रकार से इसे भी लिख सकते हो, और जैसे ही आप लोग इसे ऐसा लिखते हो तो इस समीकरण से देखो ये DA अगर इधर आ जाता है, शायद आपको दिख रही है समीकरण, ठीक है दिख रही है, अगर DA इसके भाग में आ जाता है तो ये क्या बनता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ε0। किसका मान है,
P का मान है, P इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकता है। तो P इक्वल क्या बन गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दूसरा ये थोड़ी देर बाद में ही अपने काम में लेंगे, जब आवेशित बुलबुले का संतुलन पढ़ेंगे तब। तो इतना समझ में आया। सिग्मा का मान अगर आप लोग रखना चाहो तो आप लोग जानते हो ना, E इक्वल क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। किसी आवेशित चालक की वजह से बल का मान होता है तो E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा इक्वल यहाँ से कितना, एप्सिलॉन 0 और E, ये मान अगर यहाँ रखो तो P इक्वल सिग्मा स्क्वायर यानी एप्सिलॉन 0 स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। P इक्वल 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। P इक्वल 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला किसका है, दाब का है। देखो एक बात बताता हूँ, मैं इनको हटा रहा हूँ कि फॉर्मूले जो है वो आपको सब तरीके से याद रखने हैं। जैसे ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है। तो इतने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले को आप लोग ये भी लिख सकते हो, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। जैसे E की बात की जाए तो आपको पता है कि E का फॉर्मूला तो क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। पर आपको पता होना चाहिए कि इसे आप लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से फॉर्मूले आपको बना करके देखने होते हैं, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल आता है, देखो डेरिवेशन में तो चल जाएगा कि आपको बोलेगा कि दाब का मान ज्ञात करो, बल का मान ज्ञात करो, आपने बल ज्ञात कर दिया और दाब ज्ञात कर दिया, टॉपिक खत्म हुआ। पर न्यूमेरिकल अगर बुक में देखोगे तो आपको ऐसे भी न्यूमेरिकल मिलेंगे जहाँ आपको सिर्फ किसका मान मिले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान मिले और आपको दाब पूछ लिया जाए। तो इस फॉर्मूले से तो आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको चाहिए सिग्मा, ठीक है। पर यहाँ से E के मान से भी सोल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन 0 का मान तो आपके पास में होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 का मान आपको पता है, E का मान उसने दे दिया होगा और P का मान आप लोग क्या कर लोगे, निकाल लोगे। या आपको P का मान दे करके E का मान पूछ सकता है, इसका मान पता है तो इसे सोल्व करके आप लोग E का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो फॉर्मूले, जितने भी प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं वो सब आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा, फॉर्मूलों से आप लोग विमा वगैरह भी निकाल सकते हो, मात्रक भी निकाल सकते हो, संबंध देख सकते हो उनके मध्य क्या है, जिससे आप लोग ग्राफ भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान अपने क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। यानी अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान। सिर्फ लिख रहा हूँ मैं आगे, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपने, विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान जो है वो कितना होता है। तो देखो आपको किसकी बात कर रहा है, ये ऊर्जा निकालने की बात कर रहा है। पर आपको इस बारे में पता होगा कि अपने कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा निकालनी है मतलब आप लोग अगर कार्य निकाल लोगे तो उससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। एकांक आयतन में पूछा है, पहले आप लोग कुल आयतन में ऊर्जा ज्ञात कर लो, फिर एकांक आयतन में ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहला काम ऊर्जा ज्ञात करना, और ऊर्जा के लिए आपको कार्य ज्ञात करना। तो यहाँ से आप लोग अलग से याद रख सकते हो कि ऊर्जा निकालनी है मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, कार्य निकालना है। देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लें आपके पास में एक गोला है, ये त्रिज्या कितनी है इसकी, R है, ठीक है। और इसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आपने इसे क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। कितना विस्थापित कर दिया, dr आप लोगों ने क्या किया, इसे विस्थापित कर दिया। और फिर जो त्रिज्या पीछे बच जाती है वो कितनी बचती है, वो बचती है r माइनस dr, ठीक है। देखो बाहर की ओर अपने इसे आवेश दिया, कंप्लीट आवेश जो है इसके बाहर के साइड में प्लस आवेश जो है आई जाएगी, इसके आवेशित चालक है तो आपको पता है कि बाहर की ओर इसके प्लस आवेश आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे संपीड़ित करना है, और संपीड़ित करके आपको क्या करना है, कार्य करना है। यहाँ जो आप लोग कार्य करोगे वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि आपको कार्य का मान ज्ञात करना है, और कार्य से आप लोग क्या कर लोगे, ऊर्जा का मान ज्ञात कर लोगे। तो कार्य का मान जब भी ज्ञात किया जाता है तो आपको पता है
कि कार्य क्या लिखते हैं, बल गुणा विस्थापन लिखते हैं। कार्य क्या लिखते हैं, बल गुणा विस्थापन लिखते हैं। और विस्थापन यहाँ कितना हो रहा है, dr हो रहा है। तो कितना लिख दिया आपने, विस्थापन dr लिख दिया। बल के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि P इक्वल क्या होता है, F/A। तो F इक्वल क्या होता है, PA। उठाओ इसे और इसके अंदर रखो, तो dW इक्वल PA dr। ठीक है, आपके पास में गोला है तो इसका आयतन कितना होता है, ये क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr स्क्वायर, और साथ में क्या है, dr है। जितना क्षेत्र ये विस्थापित हुआ है, अगर आपको उसका आयतन निकालना हो, जितना क्षेत्र ये विस्थापित हुआ है, अगर आपको आयतन में परिवर्तन निकालना हो, तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा, dv होगा। कैसे, जितना इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है, 4πr स्क्वायर है, जितना क्षेत्र विस्थापित किया है dr, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिल जाएगा आपको, आयतन में परिवर्तन मिल जाएगा। देखो, आयतन में परिवर्तन अपने इसलिए निकाल रहे हैं कि आपके पास में कोई एक चालक है, ठीक है, ये आपके पास में चालक है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है, और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, σ/ε0 है। आप लोग जब इसे दबाओगे, जब आप लोग इसे दबाओगे तो विस्थापित करते हुए आप लोग इसे यहाँ पहुँचा दोगे। अगर आप लोग इसे यहाँ पहुँचा देते हो तो पहले तो क्या हो रहा था, इतने आयतन के अंदर, इतने आयतन के अंदर इसको छोड़ने के बाद में इतना आयतन जो था उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, 0 थी। परंतु आपने इसे विस्थापित करके क्या कर दिया, छोटा कर दिया। जैसे ही आपने छोटा किया तो उस आयतन में कमी आ गई जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी। पहले इतने आयतन में 0 था, अब सिर्फ इतने आयतन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। जिस क्षेत्र के अंदर σ/ε0 है उसके क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। पहले इतनी जगह थी, अब इतनी जगह इसे और मिल गई जहाँ σ/ε0 है। तो आयतन में परिवर्तन कितना है, आयतन में परिवर्तन dv 4πr² dv। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र यहाँ इस डायग्राम में अगर देखें, ये जो क्षेत्र है इसका मान आप क्या कर रहे हो, ज्ञात कर रहे हो। इसका मान कितना है, 4πr² और dr है, ठीक है। तो इसे अगर आप लोग यहाँ रख दो तो देखो, पहले कुछ और करते हैं, अपने लिखते हैं dw इक्वल p की बात करते हैं। p का मान थोड़ी देर पहले अपने ज्ञात किया था, p इक्वल σ²/2 ε0। p इक्वल क्या लिखा था, अभी अपने सिद्ध किया था, p इक्वल σ²/2 ε0। तो p इक्वल क्या आ गया, σ²/2 ε0 रखा है यहाँ पर, σ²/2 ε0 और साथ में 4πr² और dr, और इसकी जगह क्या लिख देता हूँ मैं, dv। तो ये dw इक्वल बनेगा σ²/2 ε0 और dv। समाकलन करने के साथ में आपको कुल कार्य मिलेगा w, और कुल कार्य जो मिलेगा वही क्या होगा, ऊर्जा होगी। और ऊर्जा कितनी होगी, σ²/2 ε0 और dv, और इसका समाकलन आपने समाकलन किया है इसका, और आपको कुल ऊर्जा जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है यहाँ पर एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मतलब हो गया स्मॉल u। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान आप यहाँ से भी तो ज्ञात कर सकते हो, dw/dv करो, अगर dw/dv कर दो, यानी इस dv को इसके भाग में ले जाओ तो ये कितना बचता है, σ²/2 ε0। स्मॉल u इक्वल σ²/2 ε0, या फिर ये किसके इक्वल 1/2 ε0 स्क्वायर के, जैसे पीछे वाला टॉपिक अपना था। तो ये आपके यहाँ पर क्या आ जाती है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या क्या किया है, आपने यहाँ पर dw का मान ज्ञात किया, कितना, F/dr। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। तो dw इक्वल आपने क्या लिखा है, F/dr लिखा है, ठीक है। तो आपने कार्य क्या निकाला है, बल गुणा विस्थापन निकाला है, ठीक। इसके बाद में आपने बल की जगह क्या, ये दाब क्या होता है, F/A, F इक्वल PA होता है। आपने इसे उठाया, इसकी जगह रखा, ये आपने यहाँ रख दिया है, ये देखो, इसके बाद में आपने ये यहाँ रख दिया था, ये जो मान है इसे, तो dw इक्वल PA/dr। और p का मान क्या होता है, σ²/2 ε0। यहाँ पर आपने ये मान रख दिया था तो ये आ गया था σ²/2 ε0। दूसरा ये 4πr² और dr, ये कहाँ से है, इस a का मान आपने कितना रखा, 4πr² रखा। कंप्लीट गोले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4πr² है, और जितने आयतन जितना आपने विस्थापन दिया है इसे वो कितना है, dr है। यानी आपने कितना विस्थापन दिया है इसे,
dr विस्थापन दिया है। तो dr इसका क्या हो गया, विस्थापन। आपने इस क्षेत्रफल को और विस्थापन को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया आपको ये टर्म मिली, ये सारे मान यहाँ पर रखे हुए हैं और आपने dw इक्वल इसे लिखा, क्योंकि ये तो dv, इसका dv का मान है ये वाला, तो dw इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और dv, यानी w और u इक्वल समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dv और u इक्वल dw अपॉन dv और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर जो चालक स्थित है उस चालक के लिए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर का देखते हैं। और इसके साथ में ही अपना चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर लास्ट क्या, तीसरा चैप्टर, और तीसरा जो अपना चैप्टर है वो विद्युत विभव है। आपकी जो स्थिर विद्युत की जो अपने शाखा पढ़ रहे हैं, इसके 4 चैप्टर है। तो लास्ट जो चैप्टर बनेगा इसका वो चौथा चैप्टर बनेगा। उसके बाद में धारा विद्युत की का पार्ट शुरू हो जाएगा, 5वां चैप्टर। तो अपने अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अपना टॉपिक है आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। तो अब जो अपना टॉपिक है वो है आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। देखो डायग्राम वैसे इसमें ज़रूरी नहीं है बनाए, और आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। ये आपके पास में कोई एक साबुन का बुलबुला है। ठीक है, अपने आवेशित के बाद जो है अपने बाद में करेंगे। सबसे पहले तो अपने सीधा देखेंगे कि साबुन का बुलबुला जो है उसमें क्या कुछ होता है। तो आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर जो सेकंड फिजिक्स थी वहाँ जो आप लोग तरल पढ़ रहे थे, वहाँ आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक का नाम था दाब आधिक्य, जहाँ आप लोग पढ़ रहे थे पृष्ठ तनाव। वहाँ पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था दाब आधिक्य। तो दाब आधिक्य का मतलब क्या था, दाब आधिक्य का मतलब वहाँ ये था कि जो साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब जो है वो बाहर के दाब की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। बाहर के कौन से दाब, वायुमंडलीय दाब की तुलना में ज़्यादा होता है। देखो बाहर की ओर ये जैसे साबुन का बुलबुला है, इसके बाहर की ओर कौन सा दाब है, वायुमंडलीय दाब है, परंतु इसके अंदर का दाब जो है वो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, बाहर के दाब की तुलना में। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर एक तो वायुमंडलीय दाब हो गया, प्लस वहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है, जो इसको क्या करेगा, इसके आकार को न्यूनतम रखने की कोशिश करेगा, इसके पृष्ठ को न्यूनतम रखने की कोशिश करेगा। अगर दाब बराबर होता तो पृष्ठ तनाव इसे दबा देता और इसे बनने ही नहीं देता। तो ये दाब हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये पृष्ठ तनाव को भी संतुलित कर देता है और वही बाहर की ओर जो वायुमंडलीय दाब है उसे भी क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। तो अपने पास में जो दाब आधिक्य था, अपने पास में जो दाब आधिक्य था उसका सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो दाब आधिक्य P था उसका सूत्र देखो, वो था P इक्वल 4T/R। दाब आधिक्य का सूत्र क्या था, P इक्वल 4T/R। ठीक है, सरफेस टेंशन T, पृष्ठ तनाव T था यहाँ, तो P इक्वल 4T/R। ये आपके पास में क्या था, ये दाब आधिक्य का सूत्र था। फिर से बता देता हूँ कि साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब की तुलना में हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और उस दाब आधिक्य का मान होता है P इक्वल 4T/R। अब देखो, अब आपने बुलबुले को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। क्या कर दिया आपने, आवेशित कर दिया। तो एक तो दाब वहाँ पर P है, दाब आधिक्य वाला, प्लस वहाँ पर एक दाब कौन सा आ जाएगा, जो थोड़ी देर पहले ही आपने ज्ञात किया था, P इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 जो लिखा था, वो दाब भी क्या हो जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और किसकी इक्वल 4T/R की। इतनी बात समझ में आई तो आगे देखो, अपने लिख सकते हैं ये वाला P इक्वल 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। P इक्वल 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2
एप्सिलॉन 0। अब देखो, अब अपने पास में एक अवस्था ऐसी आएगी जब अपने पास में इन दोनों राशियों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी अपने 40/r जो दाब आधिक्य जो आपने ज्ञात किया था वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों राशियाँ एक दूसरे के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यानी एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही ये बराबर होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। यानी आपके पास में क्या बनेगा, आगे लिखता हूँ, 40/r इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये वाला जो मान है क्या हो जाएगा, 0। तो 40/r इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये आपके पास में मान आ जाएगा। यहाँ से आप लोग किसका मान ज्ञात कर सकते हो, सिग्मा स्क्वायर का। तो देखो ये 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r स्क्वायर, इसको आगे ले जाओ तो ये बनेगा 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r स्क्वायर। किसका मान है, ये सिग्मा स्क्वायर का मान है। यहाँ से सिग्मा का मान ज्ञात कर सकते हो, 8t एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, और इसका अंडररूट किसका मान है, सिग्मा का है। देखो यहाँ से भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, आपको इनमें से कुछ एक मान दिए जाएंगे और कुछ एक मान जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। सिग्मा की बात करें तो सिग्मा इक्वल आप लोग जानते हो, लगातार लिखता जा रहा हूँ मैं लाइन में, देख लेना फॉर्मूले। सिग्मा किसके इक्वल होता है, Q/A के। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अंडररूट 8t एप्सिलॉन 0 और r स्क्वायर है, या अंडररूट 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से अगर Q का मान लिखा जाए तो a अंडररूट 8t एप्सिलॉन 0 और r स्क्वायर। आपको पता है कि साबुन का जो बुलबुला है वो गोलाकार होता है और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr स्क्वायर होता है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, Q इक्वल 4πr स्क्वायर और अंडररूट 8t एप्सिलॉन 0 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। यहाँ से भी आप लोग इसे लिख सकते हो, अगर मैं इस r स्क्वायर को अंदर लेकर के जाऊँ तो r की पावर कितनी लिखनी पड़ेगी मेरे को, 4 लिखनी पड़ेगी, अगर मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। और बाद में आप लोग देख सकते हो, बाद में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट देखना, यहाँ लिखा हुआ था 40/r सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आप लोग जब इसे यहाँ लेकर गए तो यहाँ सिर्फ r आया था, मैंने r स्क्वायर लिख दिया गलती से, यहाँ सिर्फ r आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, r आएगा। देखना फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 40/r इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, फिर सिग्मा स्क्वायर इक्वल क्या बना, 80 एप्सिलॉन 0 अपॉन r। यहाँ सिर्फ r लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ r लिखा हुआ है। और सिग्मा का मान जैसे ही ज्ञात करोगे 80 एप्सिलॉन 0 अपॉन r आएगा, और Q अपॉन a 80 एप्सिलॉन 0 अपॉन r, और फिर Q इक्वल a 80 एप्सिलॉन 0 अपॉन r। एक ही जगह क्या, 4πr स्क्वायर। r स्क्वायर को जब आप लोग अंदर की ओर लिखोगे तो r स्क्वायर को जब अंदर की ओर लिखा जाएगा तो r की पावर 4 को लिखा जाएगा, ठीक है, r की पावर 4, क्योंकि जैसे ही आप लोग इसे बाहर निकालोगे फिर से क्या बन जाएगा, r की पावर 2 बन जाएगा। तो ये यहाँ से क्या होगा, निरस्त, और कितना बचेगा, r की पावर 3, यानी Q इक्वल 4π8t एप्सिलॉन 0 r की पावर 3। ये बना आपके पास में 4π अंडररूट 8t एप्सिलॉन 0 और r की पावर 3। ये किसका मान है, ये आपके पास में Q का मान है। समझ में आई इतनी बात आपके। फिर से देखना एक बार, अपने बात करें साबुन के बुलबुले के संतुलन की। आपके पास में दाब अधिक्य का सूत्र होता है P इक्वल 40/r। आपने आवेशित किया तो P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 किसकी इक्वल, 40/r के। ये सूत्र 11वीं क्लास की जो डेरिवेशन आपने किया था दाब अधिक्य का प्रश्न तनाव वाले चैप्टर में, वहाँ से आया है ये, और आपने इसे आगे लेकर के गए तो ये बना। अब अपने आगे क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे कि एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, उस समय आपका जो बुलबुला है वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। जैसे ये टर्म बराबर होगी, यहाँ ये क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, यानी ये जो मान है कितना आएगा, 0। कौन सा मान, 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसका मतलब दोनों मान क्या है, बराबर है। सिग्मा स्क्वायर का आप लोगों ने मान ज्ञात किया तो ये तो सीधा बन गया 80 एप्सिलॉन 0, r इसके का लिखा हुआ है, भाग में लिखा हुआ है, और सिग्मा का मान 80 एप्सिलॉन 0 और r। आपको ये फॉर्मूला यहाँ से
याद रखना है। ठीक, दूसरा सिग्मा को क्या लिख सकते हो, Q अपॉन A, तो Q इक्वल A इसके साथ में मल्टीप्लाई में आएगा। साबुन का बुलबुला है, गोलाकार होता है, तो 4πr² इसका सूत्र आएगा। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया, 4πr², r की पावर 2 को अंदर लेकर के गए, r की पावर 4 बना, और r से r को काट दिया, कितना बना, r की पावर 3 बना। ये काटने के बाद में बचा हुआ है यहाँ पर r की पावर 3।